गुड इवनिंग। उधर बंद कराओ। गुड इवनिंग, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। सूचना सभी लोगों को मैंने दे दिया था। आज कुछ दिक्कत थी, क्लास चेंज करना पड़ा। बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं, क्यों भाई? चलिए, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? डिस्क्रीट चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँच गए थे। डिस्क्रीट चार्ट तक पहुँच गए थे भाई हम लोग ना। हाँ ना, में उत्तर तो दो भाई। यस सर, अच्छा आप लोगों ने लिख दिया है सर। हाँ, दिखाई पड़ रहा। ठीक है, कमेंट देर से आ रहा था, आ गया कमेंट आपका। तो डिस्क्रीट चार्ज में कुछ पूछना हो बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिस्क्रीट चार्ज में तो आपको कुछ नहीं पूछना है ना। कल मैंने आपको बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है भाई। एक आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस का मेजरमेंट के चार्जेस जब मेजर करेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस का मेजरमेंट लेते हैं। अब ये चाहे किसी भी तरीके से हो। तो हमने कहा था वहाँ मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है और कोई चार्ज Q2 है। वो एक पॉइंट कैपिटल ए पे फिक्स्ड है और वो एक पॉइंट कैपिटल बी पे फिक्स्ड है और उनके बीच में एक डिस्टेंस काम कर रहा है, वो है आपका आर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने कहा था कि मान लीजिए अगर नंबर ऑफ चार्जेस लगे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ Q1 लगा हुआ है, एक चार्ज यहाँ Q2 लगा हुआ है, एक चार्ज यहाँ Q3 लगा हुआ है, एक चार्ज यहाँ Q4 लगा हुआ है और ये बीच में आपने डायगोनल बना दिया। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। पर इसके अलावा जब दूसरी तरफ चलेंगे जहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं लेंगे। वहाँ पे जब भी दो चार्ज की कल्पना करेंगे, हाँ, इफ बी टेकन नंबर ऑफ चार्जेस, पूजा बेटा वो हो गया था। तो इसके अलावा जब दूसरी तरफ बढ़ेंगे, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे तीन तरीके से बिहेवियर है। तीन तरीके से बिहेवियर क्या है वहाँ पे? वहाँ पहला क्या हो जाएगा, मैंने कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो, एक सेकेंड रुक जाइए, एक फोन आ।
एक सेकेंड बेटा। हाँ भाई, एक फोन आ गया था, सॉरी। चलिए आगे लिखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सभी लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल दिया। सारे बच्चे इसी समय मैसेज करते हैं, पता नहीं किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई रहती है, बहुत गुस्सा लगती है इस समय। नीचे लिखिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन distance is not taken in the measurement. In case of continuous charge distribution, in case of continuous charge distribution, distance is not taken as the measurement of distributed charge. Distance is not taken as the measurement of distributed charge. Distance is not taken, ठीक है। कह रहे हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहां डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं है। डिस्टेंस इज नॉट टेकन, लिख लिया बेटा, एज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, फुल स्टॉप करके, सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फुल स्टॉप करके, सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज such type of distribution of charge या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो भी कह लीजिए, गिवन एज बिलो। नंबर फर्स्ट, लाइन चार्ज, या इसी को आप बोल सकते हैं लीनियर चार्ज के रूप में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस इज नॉट टेकन एज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यहां पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिल्कुल वो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में बना होता है, इसलिए डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात कर ही नहीं पाते, वहां पे इसका कोई मतलब होता ही नहीं। तो कहते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं ये तीन तरीके से दिखाई पड़ेगा। एक आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एक आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीनों को अच्छे से लिख लीजिए पहले।
और तीनों लिखने के बाद पहला वाला नंबर हेडिंग डाल दीजिए लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला लिखिए लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए, इन केस ऑफ लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली। लाइन या इसी को मैंने कहा, आप इसी को क्या लिख सकते हैं, लीनियर। इन केस ऑफ लाइन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा करते हुए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कह रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली। फॉर एग्जाम्पल, in the case of wire or the case of rod of length small l where the charge is distributed linearly where the charge is distributed linearly। और उस समय जब लीनियरली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा as shown in figure।
ये बना लीजिए बेटा। देखिए आपने क्या किया, आपने एक वायर ले लिया, एक वायर ले लिया या एक रॉड ले लिया। तो रॉड या वायर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो बिल्कुल लीनियर होगा। और इसी से हम एक सिलेंड्रिकल फिनोमिना की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए आपने कहा यहाँ कि सर हमने जो है यहाँ पे एक ये आपका मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई भी एक आपने वायर ले लिया, दोनों तरफ कहीं भी चार्ज दिखा रहे हैं हमें। इसी से कैसे आगे बढ़ेंगे, जो अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे। मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो लेंथ है वो आपका यल है, इसमें हमने एक छोटी सी लेंथ यहाँ पे काट लिया, ये क्या काट लिया, डीएल काट लिया, और यहाँ पे पॉइंट कोई ले लिया। तो छोटी लेंथ अगर इसकी अगर पूरी लेंथ है और इसके अंदर अगर करंट का कंडक्शन अगर इनफाइनाइट अगर करंट कंडक्शन आई कर रहे हैं, तो स्मॉल लेंथ ऑफ डीएल के लिए करंट का कंडक्शन क्या हो जाएगा, आई डीएल हो जाएगा। और यहां से क्या कहते हैं, अगर कोई पॉइंट यहां मान लीजिए पी है और इस पे अगर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करते हैं, गासियन सरफेस बनाएंगे। और जब गासियन सरफेस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देगा। गासियन सरफेस इस तरीके से दिखाई देता है भाई। अब ये कहते हैं कि पॉइंट पी एक बार सरफेस पे कर दीजिए, एक बार पॉइंट पी सरफेस के अंदर कर दीजिए और एक बार पॉइंट पी सरफेस के बाहर कर दीजिए। ये तब काम आता है। जो सिलेंड्रिकल फिनोमिना है, ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉस लॉ इन केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और द इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन। तो सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन कहां से आया, वो यही है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर से आ गया। और जब आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो कहां आ जाता है, स्फेरिकल केस में ऐसे। तो एक क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है और एक सॉलिड स्फीयर होता है। अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो पूरा उसके इनर मतलब पूरे सर सिस्टम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर हॉलो स्फीयर होगा तो हॉलो स्फीयर में क्या था, हॉलो स्फीयर में वो जो है इंटर में तो सब कुछ था ना, पढ़ावे इंटर में था, अच्छी बात है, पढ़िए, आपको कितना आ रहा है वो जानिए, इंटर में सब दिया हुआ है। बार बार यही कहेंगे इंटर में दिया हुआ, तो हमारा मन करेगा कह रहे तो तुम पढ़े हुए हो, तुम फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम छोड़ के पढ़ा देंगे। फिर अगर आप सब ये इंटर में पढ़े हो तो मैं ना पढ़ाऊं, फिर आगे पढ़ाऊं, सीधे गॉस लाइन एप्लीकेशन पढ़ाऊं, समय बहुत बच जाएगा। बताइए, फालतू पढ़ा रहा हूं फिर मैं। इंटर में पढ़े थे, हमको पता है। Now we take in small length. Now we take in a small length of the wire or the rod. Or the rod DL in the length L. In the length L,
आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, पर उसको पढ़ते चलिए। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मान लिया हमने ये हमने पार्ट ले लिया डीएल, स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ के लिए चार्ज की कल्पना करेंगे। नाउ let us find the amount of charge distributed कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, जो स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर डीएल। देखो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट डी क्यू बराबर लैम्डा डीएल हो जाएगा। ये होगा बोलो भाई। उसके बाद क्या कर लिए, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज निकाल लीजिए। ठीक, नाउ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे ना लिखिए उसको, थोड़ा सा ऐसे लिखो। नाउ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ लेंथ ऑफ वायर एल, ये हो जाएगा देखो Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये डी क्यू, ये क्या हो जाएगा Q बराबर लैम्डा इंटू डी एल। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाहर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी एल। लैम्डा बाई चार्ज डेंसिटी बाहर कर दीजिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे चाहे वैसे लिख दें, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से। इसको आप यल दिखा दीजिए यहाँ पे, इसको और क्या लिख सकते हैं, Q बराबर लैम्डा इंटू एल कर सकते।
मतलब ये भी सही है, थोड़ा दूर दूर लिख दें। ये आ गया भाई। अगर कभी भी लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की परिकल्पना करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप ये फार्मूला उठा के चलिए वहां पे। ठीक, इसमें किसी को कोई समस्या हो बताइए। क्लोज सरफेस कैसे ले लोगे अभी यार? वो तो दिखाने की बात होती है बेटा ना, क्लोज सरफेस की बात कर देंगे तो यहाँ तो केवल एक लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो टोटल के लिए ले लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यल हो जाएगा बस। क्लोज नहीं ले पाएंगे। क्लोज कैसे लें? क्लोज के लिए सर्किल लूप होना चाहिए सर ना बेटा। वो तो जब कंडीशन आएगी तब करते हैं। इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा करते हुए charge is distributed on the surface of given system चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन सिस्टम। ये एग्जाम्पल किसका हो जाता है? ये एग्जाम्पल हो जाता है हॉलो स्फीयर का बेटा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन द केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द सिस्टम। ठीक, कहाँ फंस जा रहा है यार। फॉर एग्जाम्पल if we taken for example if we taken the case of hollow sphere beta, for example if we taken the case of hollow sphere, ठीक है, the case of hollow sphere where the charge is distributed
ऑन द सरफेस कैपिटल एस कर दो, ऐसे दिखा दो, ऑन द सरफेस कैपिटल एस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहां एक चीज और लिख सकते थे, वी टेकन द केस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कर देना, if we taken the case of hollow sphere of radius capital S where the charge distributed on the surface S having surface charge density sigma as shown in figure। ये मैं आपको फंडामेंटल व्यू पढ़ा रहा हूं भाई, जिससे आगे की चीज तैयार करने में दिक्कत ना हो। ये जान लीजिए, मेरा पढ़ाने का केवल यहाँ पे मकसद यही है कि जिससे आपको आगे की चीज में तकलीफ ना हो। आप जब ये समझ लेंगे तो ये मान के चलिए आगे जितने भी एप्लीकेशन आएंगे वो सब आप समझ लेंगे। ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का ये सरफेस मान लीजिए, हमने कहा ये सरफेस दिखाई पड़ रहा है, हमने कहा ये सरफेस है, इसको हम दिखा रहे हैं एस से, और ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, इसको दिखा दिया कैपिटल आर से। ठीक है, सिग्मा जो है यहां आपको दिखाई पड़ रहा है, सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इस पूरे सरफेस में कोई एक छोटा सा पार्ट ले, देखिए ये रेगुलर फॉर्मेशन में बना हुआ है, इस पूरे सरफेस पे कोई छोटा सा एक डीएस पार्ट ले लीजिए, मान लीजिए हम इस पे कह दें कि लेट अस कंसीडर ए वेरी स्मॉल पार्ट ले लिया। ठीक है, स्मॉल सरफेस ds ऑन दी सरफेस ऐसे अगर कंसीडर कर लें, कोई भी एक स्मॉल पार्ट कहीं भी, मान लीजिए हमने कहा ये एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर कर लिया ds। नाउ if we taken a small surface ds on the surface S, इसको एलिमेंट्री सरफेस भी कह सकते हैं, स्मॉल सरफेस भी कह सकते हैं। एक छोटा सा सरफेस जिसके अंदर जो चार्ज है वो एक निश्चित काम करेगा, एक निश्चित बिहेवियर में होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू निकाल लीजिए कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस स्मॉल सरफेस। ठीक है, देन या चलो लिख दो, then the amount of charge distributed on this small surface ds, तो कितना हो जाएगा डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी वो बदल नहीं रही है। पूरे सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का बिहेवियर क्या है, सेम है। छोटा हमने इसलिए काट लिया क्योंकि अगर हम पूरे सिस्टम को सॉल्व करने में असमर्थ हो रहे हैं एक साथ हैं, तो छोटा पार्ट काटने पे उसके बीच में जो चार्ज होगा वो फिक्स हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप इसको निकाल लेंगे। Hence, total charge distributed
ऑन द सरफेस एस, वो कितना हो जाएगा, Q बराबर समेशन ऑफ सरफेस लगा के ds। या इसी को एक बात और ध्यान देंगे, इसी को लिख सकते हैं Q बराबर सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब देखो ऐसे लिखते हैं, सरफेस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, और अगर वॉल्यूम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बराबर सरफेस इंटीग्रल, ये हो जाएगा सिग्मा ds, और ये हो जाएगा Q बराबर सिग्मा को, ये हो गया आपका बिहेवियर। चाहे यहाँ ऐसे दिखा दो, क्या मैंने कहा Q बराबर सरफेस इंटीग्रल, सरफेस माने एरिया से, तो ये हो गया कितना, ये हो गया समेशन ऑफ, सॉरी सिग्मा ऑफ ds, दोनों में से कोई भी टर्म में सिग्मा को बाहर कर दीजिए, सरफेस ऑफ ds, और सरफेस को अगर होल सरफेस में निकालें तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस के रूप में। वॉल्यूम रहेगा तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सरफेस रहेगा तो केवल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए ऐसा दिखा दिया है भाई। क्लियर है, ये सब लिखिए, नोट्स कॉपी में जब लिखे रहेंगे तो दिमाग काम करेगा, वरना दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, in case of volume charge distribution, charge is distributed in the volume of given system, और वाला एक दिन समझ नहीं आया क्या भाई, क्या नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, सरफेस को ये लिखना गलत होता है बेटा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो इतना तो जानते ही होगे भैया। सरफेस का मतलब क्या हो गया, सरफेस का मतलब एरिया निकालने से हो गया। एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई निकलता है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई से एरिया निकलता है। तो इसीलिए जब सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो डबल एस कर देते हैं, डबल इंटीग्रल लगा के, और जब वॉल्यूम को निकालते हो तो क्या होता है, वहाँ हो जाता है लंबाई गुणे, वहाँ हो जाता है चौड़ाई गुणे, हो जाता है ऊंचाई, तो क्या कर देते हैं वहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने यहाँ पढ़ा होगा, कोचिंग अगर यहाँ पढ़े हैं, कॉलेज कहीं भी दुनिया में कहीं भी पढ़े हैं, तो आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई जाती है, वो भी मातंबर सर की या जो भी किसी RS सेंगर सर की आती है, तो उसमें गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ यही पढ़ते हैं प्रभु। अगर आपको याद है कि सरफेस इंटीग्रल जैसे दिया है तो कहते हैं क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल जो ऐसे लगाते हैं ये गलत के रूप में है, क्योंकि सरफेस का पूर्ण रूप का मतलब क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई से। नहीं समझ में आया हर्ष बाबू? अब इसी में जब कह देते हैं क्लोज सरफेस हो जाएगा, अगर क्लोज सरफेस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्लोज सरफेस लगा देंगे।
भाई अगर जैसे क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस लगा देंगे कि क्लोज सरफेस हो जाएगा, पर हम कन्वीनियंस के बेसिस पे उसको डबल ना दिखा के सिंगल कर देते हैं। अभी नहीं पढ़े हैं सर ये? अरे भाई सरफेस इंटीग्रल नहीं पढ़े हो पूजा प्रजापति? फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में वेक्टर एनालिसिस पढ़ी है कि नहीं? कार्टेल सिलेबस में नहीं था, चूल्हे भाड़ में गया। मैकेनिक्स पढ़े हो? डाइवर्जेंस ऑफ सरफेस ऑफ इंटीग्रल, कर्ल ऑफ इंटीग्रल पढ़े हो? सरफेस इंटीग्रल संबंधी कोई चीज पढ़े हो कि नहीं ये बताओ? सरफेस इंटीग्रल संबंधी कोई चीज पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तब भी कोई बात नहीं, यहां मैं बता रहा हूं ये समझो। सरफेस का मतलब हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई से, इसलिए दो इंटीग्रल लगाया गया है। वॉल्यूम का इंटीग्रल वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, तो वहां पे क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बार इंटीग्रल हो गया। लेंथ वाले में ऐसा नहीं था, वहां सिंगल इंटीग्रल। पर अपने कन्वीनियंस पे, फॉर द कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस के बेसिस पे हम उसको सिंगल दिखा देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल if we taken the case of solid sphere of radius capital R where charge is distributed charge is distributed in the volume of V of given system having volume charge density rho as shown in figure. ये हो गया भाई वॉल्यूम V हो गया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो गया।
Now let small volume element dV in volume V where the amount of charge क्या हो जाएगा देखो, dq बराबर और रो dV हो जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल चार्ज इन वॉल्यूम V क्या हो जाएगा देखो, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू दी वॉल्यूम इंटीग्रल dq, यही मैंने कहा, और Q बराबर, तो ये हो जाएगा Q बराबर हमने आपको कन्वीनियंस के आधार पे बता दिया भाई। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बराबर रो इंटू V के टर्म में। ये तो सही है ही है, कोई भी दो में से, तीनों में से सब लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। अगर निगेटिव चार्ज हो तो एक्सप्रेशन अरे मेरे प्रभु, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से एक्सप्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेगेटिव और पॉजिटिव केवल ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी या डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो सरफेस से बाहर की तरफ होगा या सरफेस के अंदर की तरफ होगा। जैसे आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और अगर ऑन द सिस्टम हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव। तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, जब हम आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ, वहाँ पे एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो वहाँ पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी। तो यदि उसको आप पॉजिटिव लेंगे तो वो फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी, नेगेटिव कर लेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ गए मेरे बालक, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव से एक्सप्रेशन में कोई प्रभाव नहीं है बेटा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो केवल ये शो करेगा कि फील्ड जब निकालेंगे आप, यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा कि लेट अस कंसीडर, लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बाय यूजिंग द गॉस लॉ इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर when the point P lies outside the surface of the solid sphere, when the point P lies inside the solid sphere, when the point P lies on the surface of the solid sphere। तो वहां पे बात करते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ये पता चलेगा कि जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे बच्चा या जो फोर्स निकालने की बात करेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी। एक बार पढ़ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए भाई।
कुछ पूछना हो बताइए। ठीक, यहां तक काम हो गया। चले आगे भाई, कुछ पूछना हो बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं इसीलिए वेट करता हूं कि फिर आगे बढ़ जाए, फिर पता लगा सर नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्न जो आपका क्लास चलेगी उसमें पढ़ाऊंगा कूलाम्स लॉ से, यहां तक का काम खत्म। अब आपको पढ़ाऊंगा कूलाम्स लॉ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुन लीजिए मेरी बात। आपको जो पढ़ाना है वो कूलाम्स लॉ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके विषय में आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ पे Q1 है और अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q2 काम कर रहा है, तो उनके बीच जो है, अरे डिस्टर्ब करते हैं लोग, और उनके बीच में डिस्टेंस अगर यहाँ पे अगर डिस्टेंस पड़ी हुई है, तो क्या करते हैं आप कि जो उनके बीच का फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 इंटू क्या होगा, Q2 होगा। और क्या होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा, 1/r² होगा। तो कुल मिला के फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाता है, r²। इसको और आप फॉलो करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाता है, Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाता है, r²। ये जनरल फॉर्म है। उसी को आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन दिखाने हैं, आपको किस में दिखाने हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखाने हैं। तो इसकी चर्चा क्या करेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी आपका एक पार्ट मैंने जो बेसिक फंडामेंटल व्यू था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो पूरा हो गया। कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर कूलाम्स लॉ कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता है, उसके बाद फिर जो है वो आपका जो भी बाकी चीजें जितनी बची हुई है उसके विषय में जानकारी देखेंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।
जल्दी आओ भैया, इसके बाद क्लास है।